क्या होती है लेटेंट हीट? लेटेंट हीट देखना वैसे तो साइंस की टर्मिनोलॉजी है, इसको साइंस एंड टेक में होना चाहिए, लेकिन ज्योग्राफी में पूछ लिया क्योंकि बहुत सारे ज्योग्राफिकल फिनोमेना लेटेंट हीट के कारण होते हैं, इसलिए लेटेंट हीट पूछ लिया। लेटेंट हीट भी कई तरह की होती है, आइए देखते हैं लेटेंट हीट क्या है। क्वेश्चन आया हुआ है, आंसर ऐसा का ऐसा ही लिख दीजिएगा, समझ में नहीं आए क्योंकि थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका आंसर भी वैसे ही है, नहीं हो तो याद कर लीजिएगा, कोशिश पूरी करेंगे आपको समझाने की। क्या है लेटेंट हीट? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग अ चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट दैट ऑकर्स विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर। लेटेंट हीट क्या है? हीट भी एक टाइप की एनर्जी है, इसे हीट एनर्जी कहा जाता है। हीट एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है जब कोई सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट में चेंज होता है, पानी से गैस या गैस से वाटर, वाटर से सॉलिड या सेमी सॉलिड बनता है, तब उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है। ऐसे में या तो हीट रिलीज होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है। जो हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसी को लेटेंट हीट कहते हैं, फिजिकल स्टेट चेंज होने के कारण। लेकिन इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर। फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन वो गर्म है तो गर्म ही रहेगा, वो ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा, लेकिन फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। ऐसे में लेटेंट हीट एब्जॉर्ब होगी और या फिर रिलीज होगी, इसी को कहते हैं लेटेंट हीट। ईच सब्सटेंस हैज टू स्पेसिफिक लेटेंट हीट। हर सब्सटेंस में दो स्पेसिफिक लेटेंट हीट होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हुआ? फ्यूजन मतलब जुड़ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू फ्रीज और मेल्ट द सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जब अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूरत हो किसी चीज को फ्रीज करने में या पिघलाने में, उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब वेपराइजेशन की बात हो गई, लेटेंट फ्यूजन सॉलिड और लिक्विड की बात करता है, ठीक है। अपन लेटेंट हीट की बात कर लेते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, ये गैसेस की बात करता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू एवापोरेट और कंडेंस द सब्सटेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत हो किसी को एवापोरेट और कंडेंस करने में, रिलीज और एब्जॉर्ब हो रही एनर्जी एवापोरेट और कंडेंस करने में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसका उस बॉइलिंग पॉइंट पर, तब उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते थे। वो मेल्टिंग पॉइंट पे था फ्यूजन, ये वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट पे, ये डिफरेंस है। ये दो तरह की लेटेंट हीट हो गई। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के अंदर भी दो हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, उसके भी दो पार्ट हैं। इतना ठीक है, फिर भी आगे और देख लें थोड़ा सा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ हीट पर मोल और यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग अ चेंज ऑफ स्टेट। ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, वो हमने फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, केमिस्ट्री की भी देख लीजिए। द लेटेंट इज नॉर्मली एक्सप्रेस किया था अमाउंट ऑफ हीट, जूल्स और कैलोरी में जो हीट होती है, जरूरत पड़ती है एक यूनिट मास सब्सटेंस के स्टेट को बदलने के लिए, उसकी पोजीशन या उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर से चेंज करने के लिए जो जरूरत पड़ती है एक एनर्जी पर यूनिट मास पर, उसे कहते हैं लेटेंट हीट। उसको एक्सप्रेस किया था इस फार्मूले के तहत, ठीक है। लेटेंट हीट हो गया। अब देखते हैं लैप्स रेट। लैप्स रेट पे भी क्वेश्चन पूछा गया, एडियाबेटिक लैप्स रेट पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है। अब ये लेटेंट हीट से और प्रेशर से रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है, लेकिन ज्योग्राफी में पूछा गया है इस पर एक क्वेश्चन, ठीक है। देख लेते हैं क्या होता है लैप्स रेट। लैप्स रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑब्जर्व्ड व्हाइल मूविंग अपवर्ड थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब कोई चीज नीचे से या एयर पार्सल या एयर कॉलम या हवा नीचे से ऊपर जाती है, तब समय के साथ उसके टेम्परेचर में बदलाव होता है, इसी को ही लैप्स रेट कहा गया है। लैप्स रेट तीन तरह की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। लैप्स रेट व्हेन लैप्स रेट पॉजिटिव कब होगी? जब हवा का कॉलम, जब टेम्परेचर नीचे से, कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाएगी, एयर कॉलम नीचे से ऊपर जाएगा तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली कोई भी, आपने ट्रोपोस्फेयर में भी देखा होगा, नीचे से ऊपर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, गर्म चीज ठंडी होने लगती है। नॉर्मल हवा भी जब नीचे से ऊपर जाती है तो ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर फिर आगे जाके वो गिरने लगती है। लैप्स रेट में भी यही है, पॉजिटिव लैप्स रेट तब होगा, लैप्स मतलब टेम्परेचर लैप्स हुआ, टेम्परेचर कम हुआ उसका ऊपर जाके एलिवेशन पर, तो वो लैप्स रेट पॉजिटिव कहलाएगा। द लैप्स रेट इज कंसीडर्ड पॉजिटिव व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद एलिवेशन, तब लैप्स रेट पॉजिटिव कहलाएगा।
0 व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट विद एलिवेशन, जो हवा नीचे थी वो ऊपर जाती गई, ऊपर जाती गई, तब भी टेम्परेचर उतना ही रहा, कोई चेंजेस नहीं हुए टेम्परेचर में, तब वो लैप्स रेट 0 लैप्स रेट कहलाएगा। और लैप्स रेट नेगेटिव तब कहलाएगा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा डिक्रीज होने की बजाय। When the temperature is lapse rate is considered negative when the temperature increases with elevation, इसे टेम्परेचर इन्वर्जन भी कहते हैं, क्योंकि उल्टा हो रहा है, टेम्परेचर ऊपर जाके कम होना चाहिए, टेम्परेचर ऊपर जाके बढ़ रहा है, यही टेम्परेचर इन्वर्जन है और यही नेगेटिव लैप्स रेट कहलाता है। एडियाबेटिक लैप्स रेट और नॉर्मल लैप्स रेट में डिफरेंस ये है कि एडियाबल लैप्स रेट क्या है कि टेम्परेचर कम ज्यादा बताता है एलिवेशन पर, ऊपर जाने पर। एडियाबेटिक लैप्स रेट चीज ये बताता है कि क्यों टेम्परेचर कम और ज्यादा हुआ, ठीक है, किस कारण से, उसके कंप्रेशन और एक्सपेंशन के कारण से हुआ, ये चीज पे डिपेंड करता है एडियाबेटिक लैप्स रेट। लैप्स रेट एडियाबेटिक लैप्स रेट डिफर्स है, इट डिफर्स फ्रॉम द एडियाबेटिक लैप्स रेट व्हिच इन्वॉल्व्स टेम्परेचर चेंजेस ड्यू टू द राइजिंग और सिंकिंग ऑफ एन एयर पार्सल। जब एयर पार्सल ऊपर और नीचे होती है तब टेम्परेचर चेंज होता है, एडियाबेटिक लैप्स रेट में ये होता है। एडियाबेटिक लैप्स रेट आर यूजुअली डिफरेंशिएटेड ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट एंड मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट, ये भी दो टर्म होती है एडियाबेटिक लैप्स रेट में। एडियाबेटिक लैप्स रेट इज द रेट एट विच द टेम्परेचर ऑफ एन एयर पार्सल चेंजेस in response to the compression or expansion associated with elevation change। क्या है, समय के साथ टेम्परेचर का चेंज होना एयर पार्सल का, क्यों, या तो एयर पार्सल कंप्रेस हो रही होगी या एक्सपांड हो रही होगी, उसका सराउंडिंग से कोई रिलेशन नहीं है। लैप्स रेट में क्या है, हवा ऊपर जा रही है, अगल बगल नॉर्मल टेम्परेचर है तो वो उससे टच करते हुए या उसके फील्ड में आने के कारण टेम्परेचर चेंज हो जाता है या टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसी कारण से लैप्स रेट में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो आता है, टेम्परेचर कम ज्यादा होता है। लेकिन इसमें कंप्रेशन, जैसे कोई हवा ऊपर गई और ऊपर जगह कम है, वो एयर पार्सल काफी ज्यादा कंजस्टेड कम वॉल्यूम में एडजस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वहां पे एयर में कंप्रेशन हो रहा है, एयर पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ये एडियाबेटिक, इसको भी एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं, ये नेगेटिव होगा। अब नीचे हवा जा रही है एक जगह से, ऊपर काफी ज्यादा खुला आसमान है या फिर दो माउंटेन्स के बीच में काफी ज्यादा एरिया है, तब एयर एक्सपेंड होगी, वो एयर पार्सल एक्सपेंड होगा, उसे जगह मिलेगी, तब हीट डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब टेम्परेचर कम होगा, वो आपस में ही एक दूसरे में हीट एडजस्ट कर लेंगे, सराउंडिंग के कंपैरिजन, सराउंडिंग की वजह वो आपस में ही कर लेंगे। ये सब एडियाबेटिक लैप्स रेट के कारण होता है। अंडर द अजम्पशन दैट द प्रोसेस इज एडियाबेटिक, इसको एडियाबेटिक माना जाता है। दैट इज नो हीट एक्सचेंज ऑकर्स बिटवीन द गिवन एयर पार्सल एंड इट्स सराउंडिंग। एयर पार्सल, जो हवा गई है, एयर का जो कॉलम है, वो आसपास के एरिया से अपनी हीट एक्सचेंज ना करते हुए खुद ही अपने में ही हीट को एक्सचेंज करे, तब जो टेम्परेचर चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कहलाएगा, वो ही एडियाबेटिक लैप्स रेट से एसोसिएटेड होगा। लैप्स रेट एडियाबेटिक रेट हो गया, ये क्वेश्चन आया हुआ था इसीलिए इस पर चर्चा करी, पूछा गया एमपीपीएससी में मेंस में एक बार। एक क्वेश्चन ये भी है, राइट द नेम ऑफ क्लाइमेटिक रीजन विद सिंबल BW। एक्चुअली क्लाइमेटिक रीजन है बहुत सारे, कोपन क्लाइमेटिक रीजन भी है, थॉर्नेवाइट क्लाइमेटिक रीजन है, कोपन को ज्यादा माना गया है दुनिया में, उसी का ही एक्सेप्टेंस चला आ रहा है कोपन क्लाइमेटिक रीजन का। थॉर्नेवाइट भी थे, लेकिन ये जो BW जो सिंबल है जो पूछा गया है वो कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन से एसोसिएटेड है। तो BW सिंबल है, 5 कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन 5 चीजों को बताती है, ट्रॉपिकल, ड्राई, कॉन्टिनेंटल, विंटर, वेट, ये ट्रॉपिकल, ये कोपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है। एक बार कोपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये कोपन क्लासिफिकेशन क्या है, 5 मेन ग्रुप्स, ट्रॉपिकल, ड्राई, टेम्परेट, कॉन्टिनेंटल एंड पोलर, 5 दिए गए, ट्रॉपिकल है, ड्राई है, टेम्परेट है, कॉन्टिनेंटल है और पोलर है। 5 मेन ग्रुप्स में बांटा गया। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए, गिव्स द ग्रुपिंग्स ऑफ कोपन क्लासिफिकेशन, तब आप 5 ग्रुपिंग लिख के छोड़ सकते हैं। इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है बहुत सारा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था,
BW इज क्लाइमेटिक रीजन में सिंबल BW। BW क्या है? BW इज द B फॉर ड्राई, यहां पे है B फॉर ड्राई की बात करी गई है, ठीक है। तो ये ड्राई रीजन की बात करता है। अगर AW होता तो ट्रॉपिकल की बात कर रहा होता। क्वेश्चन पूछा गया था BW के बारे में, तो BW इज द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट अंडर कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। ये डेजर्ट टाइप ऑफ एरिड रीजन की बात करता है, ड्राई रीजन की बात करता है। BW इज द ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट अंडर कोपन क्लासिफिकेशन। अगर हम BW की बात करें, इंडिया में BW रीजन कहां है? इंडिया में BW रीजन यहां है, डेजर्ट एरिड रीजन माना गया है। ये भी ड्राई है BS, लेकिन BW की बात करी गई तो ये हॉट डेजर्ट और ये कोल्ड डेजर्ट, सॉरी हॉट डेजर्ट और ये थोड़ा सा वेट होता है, ये पूरा सूखा होता है, ठीक है। तो BWH की बात करी गई है, BW इंडिया में यहां पर है, ठीक है। क्या है? BW हॉट डेजर्ट की बात करी गई है। वर्ल्ड में क्या है BW, ये देख लेते हैं। वर्ल्ड में BW यहां है, ड्राई विंटर एंड ड्राई समर BWH, ड्राई हॉट और ड्राई कोल्ड BWH, ठीक है। H फॉर हॉट, K फॉर कोल्ड, दो रीजन लिखे BW के अंदर। BW के अंदर भी दो क्लासिफिकेशन होता है, BWH एंड BWK। डेजर्ट टाइप ऑफ हॉट क्लाइमेट, डेजर्ट टाइप ऑफ कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट मतलब हॉट डेजर्ट, दो चीजों की बात करें। ये देख लीजिए, यहाँ पे BW है, यहाँ पे BW, ये सब हॉट डेजर्ट्स हैं। अगर थोड़ा सा पिंकिश पे आ जाते हैं तो ये कोल्ड डेजर्ट की बात होगी, ये मंगोलिया, ये कोल्ड। इंडिया में भी BW है हॉट डेजर्ट, ठीक है। ये हमने आपको वर्ल्ड क्लासिफिकेशन कॉपन की बता दी है। A फॉर ट्रॉपिकल्स होता है, B फॉर ड्राई होता है, C फॉर टेम्परेट रीजन की बात करें, D फॉर कॉन्टिनेंटल, E फॉर पोलर्स की बात हुई है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, एक क्लाइमेट पे एक और क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, 6 नंबर पे आया था। ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट के फीचर्स पूछे गए थे, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करी गई। ये भी अफ्रीका में बहुत पाया जाता है, एशिया में भी, अफ्रीका में भी, थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया में भी है, नॉर्थ अमेरिका में भी है, स्टेपीज टाइप का सवाना टाइप क्लाइमेट। व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट? ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट और ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट भी कहा जाता है। सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट को वेट एंड ड्राई भी कहा जाता है, ड्राई ज्यादा होता है, वेट कम होता है। और ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट इज अ टाइप ऑफ क्लाइमेट दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द कॉपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कैटेगरीज। ये कॉपन क्लासिफिकेशन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की कैटेगरी के अंदर आता है सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसके जो कोड्स रखे गए हैं AW एंड AS रखे गए हैं। ए ट्रॉपिकल ड्राई विंटर एंड ट्रॉपिकल ड्राई समर, ठीक है। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई में इसे कोड्स रखे गए हैं, ड्राई विंटर एंड ड्राई समर। A फॉर ट्रॉपिकल माना गया है, और सवाना ड्राई विंटर ड्राई समर के अंदर कैटेगरी में आता है सवाना क्लाइमेट। इसके फीचर्स क्या है, फीचर्स देख लेते हैं। ड्राई सीजन कैन बिकम सीवर विद सम मंथ्स हैविंग नो रेनफॉल एंड ऑफन ड्रॉट कंडीशंस प्रिवेल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। ड्राई सीजन ज्यादा सीवर होता है, ज्यादा लंबे समय तक होता है, वो इतना होता है कि ड्रॉट जैसी सिचुएशन आ जाती है, कई महीने तक बारिश नहीं होती और कुछ दिन होती है, कुछ महीने होती है, ज्यादा महीने नहीं होती। ये है सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। टोटल एनुअल रेनफॉल कितनी है? 40 to 60 इंचेस रखी गई है। ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट्स ऑफन फीचर्स ट्री स्टडेड ग्रासलैंड्स रेदर देन थिक जंगल। श्रब्स होते हैं, ग्रासेस होती हैं, 2-2 फुट की ग्रासेस होती है, कई कई दूरी में ट्रीज होते हैं। ट्रीज के डिस्टेंस, एक ट्री दूसरे ट्री से कम 100 या 50 फीट की दूरी पे होता है, या फिर और ज्यादा ही 200-250 फीट की डिस्टेंस पे ट्रीज होते ट्रीज हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। लेकिन श्रब्स और ग्रासेस बहुत होती हैं सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट में। जंगल नहीं होते, इक्वेटोरियल रीजन जैसी बेल्ट नहीं होती उसमें, ठीक है। जहां बारिश कम होगी उस ट्रॉपिक्स में, उसमें सिर्फ घास ही उग पाएगी, बहुत ज्यादा पेड़ नहीं होते। ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन अफ्रीका, एशिया एंड साउथ अमेरिका। जब ट्रॉपिकल सवाना के फीचर्स की बात करें तो यही बताना पड़ेगा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अफ्रीका में मेजर एरिया ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट है, एशिया में है और साउथ अमेरिका में है, ठीक है। फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट हो गए। साइक्लोन्स पे क्वेश्चन आया है,
ट्रॉपिकल साइक्लोन पे क्वेश्चन है। साइक्लोन्स मोस्टली ट्रॉपिकल ही होते हैं, ऐसा नहीं है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल्स भी होते हैं। ट्रॉपिकल्स के बाहर जो साइक्लोन्स होते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल्स भी कहा जाता है, टेम्परेट रीजन के, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। साइक्लोन्स अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तब वो एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल मूव करेगा, घूमेगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में हो तो एक क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज साइक्लोन घूमने लगे तो उसे एंटी साइक्लोन कहते हैं, ये उल्टा चलता है, ठीक है। और सदर्न में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगे तो सदर्न में उसे एंटी साइक्लोन कहा जाएगा। साइक्लोन ओरिजिन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी है तो ओरिजिन देख लेते हैं। A cluster of thunderstorms can develop over warm tropical oceans. If that cluster persists in an area of low pressure, it can start rotating. क्या है, एक थंडरस्टॉर्म का क्लस्टर मूव करने लगता है, इसमें बादल, आवाज, बिजली कड़कना, थंडरिंग होना, साउंड बहुत तेज होना, वो वार्म ट्रॉपिकल ओशन, जो ट्रॉपिक्स पे जो ओशन है, सूरज की रोशनी जब तेज पड़ती है उन पर गर्मियों में, तो वहां पर थंडरस्टॉर्म डेवलप होने लगते हैं, एक स्पाइरल थंडरस्टॉर्म डेवलप होने लगता है, और वहां पे गर्म हवाएं चली रही हो, वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ मूव कर रही हो, वार्म ओशन मॉइस्चर फिल्ड एरिया होता है, जब मॉइस्चर प्रॉपर मिलती रहती है, सूरज चमक रहा होता है तो एवापोरेशन होता रहता है, तब उन्हें वार्म मॉइस्चर्स मिलती है, तो ये इसको फ्यूल की तरह काम करती है, जिसके कारण अगर वार्म मॉइस्चर मिलेगी क्लाउड जनरेट होंगे, क्लाउड जनरेट होंगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को और एज मिलेगा, और भारी और वेटेज मिलेगा, ठीक है। इफ दैट क्लस्टर पर्सन एरिया लो प्रेशर में हो तो ये, अगर वो लो प्रेशर एरिया हो तो वो रोटेट करने लगता है। द कंडीशन आर जस्ट राइट, द क्लस्टर ऑफ थंडरस्टॉर्म्स कैन ग्रो इन साइज एंड सस्टेन इटसेल्फ एंड देन डेवलप इनटू अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। बहुत बड़ा बादलों का झुंड जो सर्कुलर मूव कर रहा हो और बहुत अच्छी तेज हवाओं के साथ मूव कर रहा हो, और उन्हें प्रॉपर गर्म हवाएं नीचे से मिल रही हो और मॉइस्चर उनको मिल रहा हो, तो वो बहुत बड़े साइज में ट्रॉपिकल साइक्लोन बन जाता है। एक बार ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप हो गया तो एक जाइंट इंजन बन जाता है एटमॉस्फेरिक हीट का। द मॉइस्चर फ्रॉम द वार्म ओशन एक्ट एज इट्स फ्यूल की तरह काम करती है, जनरेटिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी एज क्लाउड्स फॉर्मेशन। क्लाउड को फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर ही तो चाहिए, तो क्लाउड फॉर्मेट होने लगते हैं। अब क्लाउड्स बने और एक ही जगह मूव कर रहे हैं बार बार, कहीं ना कहीं तो फटेंगे, कहीं ना कहीं तो ये खुलेंगे, कहीं ना कहीं तो प्रेसिपिटेशन होगा, तो हैवी रेनफॉल होती है, तेज हवाओं के साथ रेनफॉल होती है। सम ऑफ द कूल एयर सिंक्स, इसमें जब ये स्पाइरली मूव करते हैं तो ऊपर जाके हवा ठंडी हो जाती है, तो ये जो इसकी आई है, लो प्रेशर बेल्ट है, वहां पर ये गिरने लगती है कई बार, तो काम रीजन डेवलप होने लगता है। सम ऑफ द कूल एयर सिंक्स इनटू द लो प्रेशर रीजन एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, हेंस कॉजिंग द रिलेटिवली काम आई। बीच में जब साइक्लोन मूव करता है तो बीच का एरिया बहुत शांत होता है, 100 किलोमीटर का एरिया होता है। जैसे यहाँ से निकला, इंदौर से निकला, तो इंदौर को ये कुछ समय के लिए शांत हो जाएगी हवा, बिल्कुल काम क्लाइमेट होगा, कुछ नहीं हो रहा होगा, बड़ा आराम से लोग बैठे होंगे। फिर जब उसका आउटर एरिया आता है साइक्लोन का, तब फिर से बहुत तेज स्टॉर्मिंग शुरू हो जाती है, बारिश, तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। ये एग्जांपल के द्वारा मैंने बताया था। हेंस कॉजिंग द रेस्ट ऑफ द कूल एयर स्पाइरल्स आउटवर्ड, बाकी की ठंडी हवाएं बाहर की तरफ गिरती हैं, अवे फ्रॉम द साइक्लोन सेंटर, सिंकिंग इन द रीजन बिटवीन द रेन बैंड, जो क्लाउड्स के बीच में जो गैप होते हैं वहां पे वो गिरती रहती है, क्लाउड्स के आगे गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। एवरी ईयर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स स्ट्राइक्स रीजन एज फार पार्ट एज द गल्फ कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन ईस्टर्न इंडियन बांग्लादेश। देखिए चाइना की साइड में, मंचूरियन की तरफ को, पेनिनसुला की तरफ को वो साइक्लोन डेवलप होते हैं, टाइफून। अमेरिका में हरिकेन्स आते हैं, नॉर्थ अमेरिका में बहुत आते हैं, गल्फ कोस्ट की तरफ, फ्लोरिडा की तरफ बहुत आते हैं। इंडिया में तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ, दोनों तरफ, मुंबई और उड़ीसा दोनों की तरफ बनते हैं। इस बार गुजरात में बना था, ताइको को वो आया था। ऑस्ट्रेलिया में भी आते हैं, विली विली नाम से है उसका नाम, उन साइक्लोन्स का नाम, और बांग्लादेश में भी आते ही हैं एवरी ईयर। ये तो हो गया। एक बार इसका फिगर देख लेते हैं कैसे है। ये ओशन है, वार्म ओशन, गर्म हवा जा रही है, क्लाउड्स बन रहे हैं, थोड़ी सी हवा चली तो ये रोटेट कर रहे हैं, फिर रोटेट हो ही रहे हैं, स्पाइरल के फॉर्म में रोटेट कर रहे हैं, बीच में काम एयर है, हवा, ठंडी हवा बाहर को गिर रही है, कुछ ठंडी हवा
नीचे भी गिर रही है। ये बीच का एरिया शांति रहता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा टर्बुलेंस और वाइब्रेशंस होते हैं, क्लाउड्स एक दूसरे से टकराते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। ठीक है, ये उसका अपर पार्ट है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। इसको रेगुलरली मॉइस्चर मिल रही है सन की तरफ से, गर्म हवा ऊपर जा ही रही है। कुछ समय बाद क्लाउड्स इतने ज्यादा हो जाता है कि सूरज की रोशनी यहाँ पहुंच नहीं पाती, तो ये मूव करने लगता है। फिर जहां जहां गर्म हवा मिल रही होती है वहां वहां मूव करने लगता है, और ऐसे ये लैंड पर हिट करता है, और लैंड पे हिट करने के बाद ये खत्म हो जाता है, रुक जाता है, फैल जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, काम हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। ये है जब ये पानी में भी लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं, समुद्र के किनारे बहुत मोटी मोटी लहरें आती हैं जब ये साइक्लोन कोस्टल एरिया को हिट करने वाला होता है। ये आपने फिगर देखा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन की कैरेक्टरिस्टिक्स? A tropical cyclone is a rapid rotating storm originating over tropical oceans from where it draws the energy to develop. ये रोटेटिंग स्टॉर्म है, स्पायरली फॉर्म करता है, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, और क्लॉकवाइज मूव करा तो एंटी साइक्लोन होगा। ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता एंटी साइक्लोन, लेकिन साइक्लोन बहुत इफेक्टिव होते हैं। ट्रॉपिकल ओशियंस के ऊपर ही है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रॉपिकल ओशियन के उधर ही ज़्यादा पाया जाता है। ये मैंने आपको एरिया बताए थे, गल्फ कोस्ट, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ कोस्ट फ्लोरिडा की तरफ, मंचूरियन की तरफ, चाइना में, नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ, विलीज इंडिया में, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ यहाँ आते हैं। इट हैज अ लो प्रेशर सेंटर एंड क्लाउड्स स्पाइरलिंग टुवर्ड्स द आई वॉल सराउंडिंग द आई, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम वेयर द वेदर इज नॉर्मली काम एंड फ्री ऑफ क्लाउड्स। ये भी हमने चर्चा करी थी। सेंटर में लो प्रेशर होता है, लेकिन जब ये मूव करा जाता है कि वही लो प्रेशर एरिया कुछ समय के बाद हाई वो क्लाउड्स और रेनफॉल एरिया को कवर कर लेता है। ये मूव करता रहता है, इसकी आई, उसको आई कहा गया है सेंटर के पार्ट्स को। क्लाउड्स इसके आउटर वर्ड्स को स्पाइरली मूव करते रहते हैं। हजारों किलोमीटर लंबे लंबे क्लाउड्स होते हैं, मतलब एक दूसरे जुड़े होते हैं, तो हजारों किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। ठीक है, स्पाइरल आइवल सेंटर बीच का एरिया फ्री ऑफ क्लाउड्स होता है, इसलिए वो काम होता है। इसकी डायमीटर इस टिपिकली अराउंड 200 to 500 किलोमीटर रहती है। कई बार 1000 किलोमीटर तक की डायमीटर भी होती है। कई बार छोटे बनते हैं, 100 किलोमीटर के बनते हैं, 200, 400, 500, कई बार 1000 किलोमीटर के बन जाते हैं। ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन ब्रिंग्स वेरी वायलेंट विंड्स, टॉरेंशियल रेनफॉल, हाई वेव्स एंड इन सम केसेस वेरी डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म सर्जेस एंड कोस्टल फ्लडिंग। जब ट्रॉपिकल साइक्लोन हिट करता है, लैंड करता है जमीन से या कॉन्टिनेंट से, तो बहुत वायलेंट विंड्स तो वैसे ही फ्लो कर रही होती है, समुद्र की लहरें वैसी ऊंची ऊंची उठ रही होती है, साथ ही साथ ये बारिश भी लाती है। इसके ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाता है, अगर माउंटेन दिख जाए तो इसको ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है। ऊंची ऊंची लैंड फॉर्म्स आ जाएं तब इसको ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, तो टॉरेंशियल रेनफॉल होती रहती है, जमीन पर बहुत तेज बारिश करता है, हाई वेव्स बनती है, कई केसेस में तो ये फ्लड भी ला देता है, और तबाही का मंजर तो आपको पता ही है कैसा होता है। The winds blow counter clockwise, मतलब एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये हमने आपको बताया था, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ज्योग्राफी के जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे वो सब हमने देख लिए, अब कुछ बचा नहीं है। छोटे मोटे 2-3 मार्क के कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे कि इसको क्या, इस सिटी को डेट्रॉइट को क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पूछ लिया होगा किसी कंट्री की। तो ये सब बेसिक चीजें आई हुई है, ये हमने शायद कवर नहीं करे होंगे, लेकिन ये मोटे मोटे बड़े बड़े क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। एक क्वेश्चन और आया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जरूर आया 15 मार्कर पे, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी आ सकता है। अभी हम उसको नहीं पढ़ा रहे, उसको डिस्कस नहीं कर रहे, वो बड़ा पार्ट है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं हम। जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगी, अल्फ्रेड वेगनर की। बड़ी बड़ी थ्योरी है, 15 मार्कर्स में, 12 मार्क्स में, 11 मार्कर्स में आ सकती है। तब तक के लिए ज्योग्राफी का मोस्टली पार्ट हमने खत्म कर दिया है। अब शायद ज्योग्राफी ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के वो ना देख के हम दूसरे टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। एमपीडिया में जुड़े रहिए।